स्वागत। आज हम अमेरिका की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और बीमा के जटिल जाल को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये वाकई एक पेचीदा विषय है। हमारे पास कुछ मेडिकल बिलिंग गाइड से नोट्स हैं और हमारा लक्ष्य ये जानना है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। मतलब खासकर विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाओं और वो जो नियामक भूमिकाएं हैं उनके संदर्भ में। चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी प्रणाली है जो कई लोगों को भ्रमित करती है। इसमें निजी और सरकारी बीमा का मिश्रण है और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये कैसे अलग हैं और कौन उन्हें नियंत्रित करता है। तो शुरुआत करते हैं सरकारी बीमा से। ये कौन से मुख्य प्रकार हैं? हमारे नोट्स में मेडिकेयर और मेडिकेड का जिक्र था। ये बड़े नाम लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। मुख्य सरकारी योजनाओं में सबसे पहले तो मेडिकेयर है। ये मुख्य रूप से 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। और कुछ विकलांग व्यक्तियों के लिए भी शायद। हाँ, और कुछ विकलांग व्यक्तियों के लिए। इसके विभिन्न भाग हैं, जैसे पार्ट ए, जो अस्पताल के खर्चों को देखता है। ठीक है। फिर पार्ट बी है, वो चिकित्सा सेवाओं के लिए, जैसे डॉक्टर विजिट वगैरह। और पार्ट सी भी होता है ना? हाँ, पार्ट सी, जिसे मेडिकेयर एडवांटेज कहते हैं। ये निजी कंपनियों की योजनाएं होती हैं जो अक्सर ए और बी को और कभी-कभी दवा कवरेज को भी एक साथ जोड़ देती हैं। अच्छा, ये हिस्से जानना जरूरी है क्योंकि बिलिंग इसी पर निर्भर करती होगी। बिल्कुल, और ये भी कि मरीज को अपनी जेब से कितना देना पड़ेगा, भले ही उनके पास मेडिकेयर हो। समझ गए। और मेडिकेड, वो मेडिकेयर से कैसे अलग है? मेडिकेड जो है वो कम आय वाले व्यक्तियों और परिवारों के लिए है। ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर फाइनेंस करते हैं। अच्छा, तो मतलब हर राज्य में नियम थोड़े अलग हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। पात्रता और लाभ वगैरह राज्य के हिसाब से थोड़े बदल सकते हैं। ठीक। इनके अलावा TRICARE भी है, जो सेना के सदस्यों, वेटरन्स और उनके परिवारों के लिए है। हाँ। फिर CHIP है, उन बच्चों के लिए जिनके परिवार की आय मेडिकेड के लिए थोड़ी ज्यादा है, पर वो निजी बीमा नहीं ले सकते। और VA भी? हाँ, VA यानी वेटरन्स अफेयर्स, वो सैन्य दिग्गजों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देता है। तो मतलब सरकार की तरफ से अलग-अलग जरूरतों के लिए खास योजनाएं हैं। सही। ये सभी विशिष्ट आबादी को कवर करने के लिए डिजाइन की गई हैं। ठीक है। अब आते हैं निजी या जिसे कमर्शियल बीमा कहते हैं। यहाँ पर वो PPO और HMO जैसे नाम आते हैं, है ना? बिल्कुल। ये वो योजनाएं हैं जो निजी बीमा कंपनियां बेचती हैं, या तो सीधे व्यक्तियों को या फिर अक्सर नौकरी देने वाली कंपनियों के जरिए। तो PPO क्या है? प्रिफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, PPO में आमतौर पर आपको डॉक्टर और अस्पताल चुनने में ज्यादा आजादी मिलती है। आप नेटवर्क के बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन खर्चा बढ़ जाता होगा। हाँ, अक्सर प्रीमियम या फिर आपकी जेब से लगने वाला खर्च वो ज्यादा हो सकता है। और HMO, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, वो इसका उल्टा है। कम लागत पर ज्यादा बंधन। हाँ, कह सकते हैं। HMO में अक्सर प्रीमियम कम होते हैं, पर इसमें आपको आमतौर पर उनके नेटवर्क के डॉक्टरों और अस्पतालों तक ही सीमित रहना होता है। और स्पेशलिस्ट के लिए रेफरल भी चाहिए होता है शायद। हाँ, ज्यादातर मामलों में प्राइमरी केयर डॉक्टर से रेफरल लेना पड़ता है। फिर EPO भी है, एक्सक्लूसिव प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। वो कैसा है? वो HMO जैसा ही है, पर कभी-कभी रेफरल की जरूरत नहीं होती। और एक POS यानी पॉइंट ऑफ सर्विस भी है, जो HMO और PPO का एक तरह से मिश्रण है। मतलब लागत और लचीलेपन का बैलेंस। हाँ, कुछ वैसा ही। नेटवर्क में रहने पर सस्ता पड़ता है, तो चुनाव अक्सर इसी बात पर होता है कि आपको कितनी लागत बचानी है और कितनी आजादी चाहिए। ये तो हुए बीमा के विकल्प, PPO, HMO वगैरह। लेकिन हमारे नोट्स में एक और बात थी, सेल्फ पे मरीज। ये कौन लोग? हाँ, ये वो लोग हैं जिनके पास या तो बीमा है ही नहीं, मतलब अनइंश्योर्ड है, या फिर बीमा काफी नहीं है, अंडर इंश्योर्ड। बिल्कुल, या तो उनका बीमा कोई खास सेवा कवर नहीं करता, या फिर उनका डिडक्टिबल इतना ज्यादा है कि वो बीमा इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। अच्छा, और कुछ लोग शायद निजी कारणों से भी बीमा इस्तेमाल नहीं करते होंगे। हाँ, ये भी होता है, जैसे गोपनीयता वगैरह। इनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वो सेवा की पूरी लागत का भुगतान करें। पूरा भुगतान? हाँ, या तो एडवांस में या फिर पेमेंट प्लान के जरिए। हालांकि वो अक्सर नेगोशिएट कर सकते हैं। खासकर अगर नकद भुगतान कर रहे हों तो उन्हें कुछ छूट मिल सकती है। लेकिन ये उनके लिए एक बड़ी वित्तीय चुनौती भी खड़ी करता होगा ना? निश्चित रूप से उन्हें अक्सर अचानक से बहुत बड़े बिल आ सकते हैं और मेडिकल कर्ज का खतरा भी इनके लिए ज्यादा होता है। और शायद सिस्टम में नेविगेट करना भी मुश्किल होता होगा बिना बीमा कंपनी के सपोर्ट के। हाँ, ये भी एक बात है। तो इतनी सारी अलग अलग योजनाएं, सरकारी, निजी और फिर ये सेल्फ पे मरीज, इन सब पर निगरानी कौन रखता है? खासकर मेडिकेयर और मेडिकेड जैसी बड़ी सरकारी योजनाओं को कौन देखता है? यहीं पर CMS की भूमिका आती है, सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज। CMS, हाँ। ये एक मुख्य संघीय एजेंसी है।
ये न सिर्फ मेडिकेयर और मेडिकेड कार्यक्रमों का प्रबंधन करती हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा देने वालों के लिए, मतलब डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए महत्वपूर्ण मानक भी तय करती है। ताकि देखभाल की गुणवत्ता बनी रहे। बिल्कुल, गुणवत्ता सुनिश्चित करना इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो सीएमएस सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं रखता, बल्कि नियम, कानून और क्वालिटी भी देखता है। ये तो काफी बड़ा काम लगता है। बहुत बड़ा। और वो अकेले नहीं करते। धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के लिए वो OIG यानी ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल के साथ मिलकर काम करते हैं। OIG? हाँ, ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। वो जांच वगैरह करते हैं। सीएमएस गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम भी चलाता है और कई महत्वपूर्ण नियमों को लागू करता है, जैसे हिपा। हिपा, हाँ, वो मरीज की जानकारी की गोपनीयता के लिए है ना? बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि मरीज की स्वास्थ्य जानकारी सुरक्षित और गोपनीय रहे। मतलब अस्पतालों और बीमा कंपनियों को बहुत सख्त नियमों का पालन करना होता है। और ACA का भी जिक्र था नोट्स में, अफोर्डेबल केयर एक्ट। हाँ, ACA का मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाना और उसे ज्यादा किफायती बनाना। सीएमएस इसके भी कई प्रावधानों को लागू करने में मदद करता है। और धोखाधड़ी रोकने वाले कानून भी। हाँ, जैसे स्टाक लॉ और एंटी किकबैक कानून। सीएमएस इन्हें भी लागू करता है। ये कानून डॉक्टरों को गलत तरीके से वित्तीय लाभ के लिए मरीजों को रेफर करने या कोई भुगतान लेने से रोकते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा के पूरे नज़ारे को समझा। मेडिकेयर, मेडिकेड जैसी सरकारी योजनाएं, फिर PPO, HMO जैसी निजी योजनाएं। हाँ, और उन सेल्फ पे मरीजों की स्थिति भी जिनके पास बीमा नहीं है या अपर्याप्त है। और इन सब पर निगरानी रखने वाली और नियम बनाने वाली CMS जैसी एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका। बिल्कुल। और ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे ये जटिल प्रणाली इतनी सारी योजनाओं और नियमों के साथ व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवा की लागत और पहुंच को सीधे प्रभावित करती है। हाँ, सही कहा। यहाँ तक कि जिनके पास बीमा होता है उनके लिए भी वो जो डिडक्टेबल्स होते हैं, को पेमेंट, को इंश्योरेंस, इन सब की वजह से वित्तीय जिम्मेदारी काफी अलग हो सकती है। ये वास्तव में इस बात पर रोशनी डालता है कि क्यों कवरेज होना हमेशा किफायती देखभाल मिलने के बराबर नहीं होता। सोचने वाली बात है।